इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में सन्निहित आंकड़ा प्रकार यानी बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। आंतरिक निरूपण यानी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में किसी भी राशि का सदैव बाइनरी ही होता है। अर्थात कंप्यूटर में कोई भी राशि हो, किसी भी प्रकार की हो, सदैव बाइनरी प्रारूप में ही संग्रहित होती है यानी स्टोर होती है। कई बार विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि कैपिटल ए या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या वास्तविक संख्याएं वो किस तरह से संग्रहित होती हैं, स्टोर होती हैं। तो उनके लिए है कि कोई भी राशि हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित राशि हो या बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो या परिभाषित जो कि हमारे किसी प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध हैं, कोई किसी भी प्रकार की राशि हो वो सदैव बाइनरी प्रारूप में ही स्टोर होती है, संग्रहित होती है। केवल व्याख्या ही इसे पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या या अक्षर श्रृंखला या अक्षर इत्यादि बनाती है। और यह बाइट्स की संख्या और स्मृति यानी मेमोरी तक पहुंचने की विधि या मेथड पर निर्भर करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में मूलभूत आंकड़ा प्रकार कौन से हैं? लेकिन एक बात और, किसी भी आंकड़ा प्रकार के लिए, किसी भी बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए पाइथन में कोई भी आरक्षित कुंजी शब्द नहीं है। अर्थात कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं है। अब यहां क्या पूर्ण संख्या यानी इंटीजर, वास्तविक संख्या होती है यानी रियल नंबर्स, मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस, मैपिंग, समुच्चय यानी सेट, बाइनरी, अक्षर श्रृंखला यानी स्ट्रिंग और बूलियन। ये मूलभूत आंकड़ा प्रकार हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध हैं। बंधन क्या है? जैसे हम इसकी बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो उसकी माप के ऊपर क्या बंधन है? कोई बंधन नहीं। व्यवहारिक रूप से किसी पूर्ण संख्या में अंकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। प्रैक्टिकली कोई लिमिट नहीं है, कोई इसमें बंधन नहीं है। कितनी भी इसमें अंक हो सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है पूर्ण संख्या। लेकिन हम बाद में अगले वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में हम बताएंगे कि एक सीमा के पश्चात जो इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन 3 का जो मैं प्रयोग करूंगा, उसमें वो बताता है कि यह इसकी सीमा के बाहर है। लेकिन वो संख्या बहुत बड़ी है और हो सकता है कि आपके प्रोग्रामिंग जीवन में वो संख्या तक आप पहुंचे ही नहीं। अब पूर्ण संख्याएं स्वमेव चिन्हित होती हैं यानी बाय डिफॉल्ट साइंड होती हैं। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं उसमें उपलब्ध होती हैं, उनको प्रदर्शित करता है। यदि एक पूर्ण संख्या है 2 बाइट की, तो ऋण 32,768 से धन 32,767 या ऋण 2 की घात 15 से 2 की घात 15 ऋण 1 तक की संख्याएं निरूपित होती हैं। 4 बाइट्स की यदि पूर्ण संख्या है तो इससे इस तक यानी ऋण 2 की घात 31 से 2 की घात 31 ऋण 1। और 8 बाइट्स में देखें कितनी बड़ी संख्याएं आप निरूपित कर सकते हैं। अब वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार से हम निरूपित करते हैं। नियत बिंदु यानी फिक्स पॉइंट, और दूसरा है चल बिंदु, चर बिंदु या फ्लोटिंग पॉइंट। तो पहले हम नियत बिंदु देखते हैं। द्वितीय पूरक का प्रयोग करके संख्या रेखा पर शून्य के दोनों ओर संख्या निरूपित करना संभव है। द्वितीय पूरक यानी 2's कॉम्प्लीमेंट। अब नियत बिंदु बाइनरी बिंदु माने तो आंशिक घटक के साथ भी संख्याओं का निरूपण संभव है। आंशिक घटक का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे हम दशमलव में दशमलव के चिन्ह के बाद जो संख्या लिखते हैं, वैसे हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं 1 0 बाइनरी बिंदु 0 1। ये संख्या कैसे बनती है? हमें मालूम है कि यदि हम 0 से बाईं ओर बढ़ते जाएं तो इसका मान होता है 2 की घात 0 यानी 1, इसका मान होता है 2 की घात 1। तो यहाँ क्या अंक बनेगा, संख्या बनेगी 0 गुणित 2 की घात 0 जो कि होगा ये 0, और 1 गुणित 2 की घात 1 यानी 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो बनेगा पूर्ण संख्या का पूर्ण भाग बनेगा
2 इंटीग्रल पार्ट। उसके बाद जब हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो इनका मान 2 की घात ऋण से प्रभावित होता है। तो पहले स्थान में बाइनरी बिंदु के पहले स्थान में दाहिनी तरफ 2 की घात ऋण 1, 2 की घात ऋण 2, 2 की घात ऋण 3 इत्यादि। यहां बनेगा 0 गुणित 2 की घात ऋण 1 यानी 0। इधर बनेगा 1 गुणित 2 की घात ऋण 2 यानी 0.25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो आंशिक घटक क्या बनेगा 0.25। तो यह संख्या दशमलव में बनेगी 2.25। इसमें बंधन क्या है, अत्यधिक दीर्घ संख्याएं या अत्यधिक लघु आंशिक घटक निरूपित नहीं किए जा सकते। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन या चर बिंदु फ्लोटिंग पॉइंट। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं 4,56,000 को निरूपित करना चाहूं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 456 गुणित 10 की घात 3, या 0.456 को निरूपित करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 456 गुणित 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अब यहां हुआ क्या है, हमने क्या किया, दशमलव को एक सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है और 10 का घातांक यानी ये ऋण 3 यहां घातांक है और यहां पे धन 3 घातांक है, तो 10 का घातांक इस दशमलव पर दृष्टि रखता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ इस तरह जैसे हम लोग स्लाइड रूल में यूज करते थे, प्रयोग करते थे। स्लाइड रूल में क्या होता है, एक संकेतक होता है जिसका स्थान चाहे 10 की घात 1 हो, चाहे 10 की घात 2, चाहे 10 की घात 6, उसका स्थान निश्चित होता था। हमें अंदाज लगाना होता था कि यह 10 की घात 6 बता रहा है या 10 की घात 4 या इस तरह से कुछ करते थे। इसका लाभ यह है कि हम मात्र कुछ अंकों द्वारा ही अत्यधिक दीर्घ एवं लघु संख्याएं निरूपित कर सकते हैं। यह बाइनरी संख्याओं पर भी लागू होता है क्योंकि संगणकों में संख्याएं सदैव बाइनरी प्रारूप में ही संग्रहित होती हैं। सामान्यतः हम एक संख्या ऐसे निरूपित कर सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन या चर बिंदु प्रारूप में, धन ऋण m गुणित r की घात धन ऋण e। यहां पे m है मानकांश या महत्वांक, r है आधार या रेडिक्स या बेस या आधार जैसे हम कहेंगे हिंदी में, e है एक्सपोनेंट यानी घातांक। आधार हमें मालूम है कि वह किसी भी मशीन में सभी संख्याओं के लिए समान होता है, तो इसलिए उसे अलग से संग्रहित नहीं किया जाता और यह निरूपण एक बाइनरी शब्द में स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, जैसे ये इस चित्र में बना हुआ है। बिट 0 है, ये मानकांश का चिन्ह है। बिट क्रमांक 1 से लेकर 8 तक यानी कुल 8 बिट पक्षपाती घातांक या बायस्ड एक्सपोनेंट कहते हैं उसे, और 9 बिट संख्या क्रमांक 9 से लेकर 31 तक ये मानकांश। तो बिट 0 कौन सी क्या है, मानकांश का चिन्ह, बिट्स 9 से 31 तक मानकांश और बिट्स 1 से लेकर 8 तक पक्षपाती घातांक। अब जैसे इधर लिखा हुआ है कि यदि बिट 0 बिट यदि 0 बिट यानी चिन्ह बिट, क्षमा करें, चिन्ह बिट यदि 0 है तो मानकांश धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक होगा। अब घातांक कैसे बनता है, एक निश्चित पक्षपाती मान क्षेत्र से घटाने से सही मानकांश मान प्राप्त होता है। पक्षपाती मान क्षेत्र से घटाने से, तो घातांक की 8 बिट्स क्या बनाती हैं, 0 से 255 तक की संख्याएं बनाती हैं। 128 के पक्षपात से यदि हम उसको घटा देंगे तो घातांक के सही मान की सीमा होगी ऋण 128 से धन 127 तक, और आधार तो 2 माना ही गया है। अब सामान्यतः वास्तविक संख्याएं सामान्यीकृत होती है, नॉर्मलाइज होती हैं, और एक सामान्यीकृत संख्या का प्रारूप होता है धन ऋण 0, ये बाइनरी पॉइंट है, दशमलव नहीं है, 1 बी गुणित 2 की घात धन ऋण ई। बी यहां पे क्या है, एक बाइनरी अंक है, 0 या 1 है। मानकांश की सबसे बाईं बिट सदैव 1 होती है। जब हमें पता ही है कि सबसे बाईं बिट 1 है तो उसे अलग से संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए 23 बिट मानकांश में 24 बिट मानकांश संग्रहित होता है, और उसका मान क्या होता है 0.5 और 1.0 के बीच में। ऐसे एक 32 बिट प्रारूप में निम्नलिखित चर बिंदु संख्याएं निरूपित की जा सकती है, रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ऋणात्मक संख्याएं, ऋण
1 ऋण 2 की घात ऋण 24 गुणित 2 की घात 127 और ऋण 0.5 गुणित 2 की घात ऋण 128 के बीच में। धनात्मक संख्याएं 0.5 गुणित 2 की घात ऋण 128 और 1 ऋण 2 की घात ऋण 24 गुणित 2 की घात 127 के बीच में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अभी भी हम 2 की घात 32 संख्याएं ही निरूपित कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड की साइज या शब्द का माप 32 बिट ही है। तो लगभग आधी संख्याएं ऋण और ऋणात्मक और आधी संख्याएं धनात्मक होती है। एक बात और, जैसे जैसे हम संख्या रेखा के केंद्र के पास आते हैं निरूपित संख्याएं निकट आ जाती हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं निरूपित संख्याएं और फैल जाती हैं। जैसे इसका अर्थ यह हुआ कि जो शून्य के पास निरूपित संख्याएं हैं उनकी सटीकता 100% होगी या अधिक होगी, और जो दूर हैं उनमें यदि शून्य से दूर हमने निरूपित संख्याएं रखी हैं तो 100% सटीक निरूपण की जो दो संख्या हैं उनके बीच में 100% सटीक निरूपण की संख्याओं की संख्या कम होगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विद्यार्थियों से भी कहता था कि चर बिंदु क्रियाओं के परिणाम पर निर्भर न रहें, क्योंकि समस्त संख्याओं का निरूपण सटीक नहीं होता। उदाहरण के लिए बाइनरी पॉइंट 1 ये क्या निरूपित करता है? 0.5। और बाइनरी पॉइंट 0.1 ये निरूपित क्या करता है? 0.25। अब यदि इनके बीच की संख्या हमें निरूपित करना है तो हमें बिट्स की संख्या बढ़ानी होगी, लेकिन यदि हमें 0.3 निरूपित करना है तो हम कर ही नहीं सकते। उसके आप पास पहुंच सकते हैं, लेकिन 0.3 को हम बाइनरी प्रारूप में निरूपित नहीं कर सकते। वो ही संख्याएं 100% सटीकता से निरूपित की जा सकती हैं जिन्हें हम 2 के किसी घात की संख्याओं के धन के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इस प्रारूप में निम्नलिखित संख्याएं निरूपण योग्य नहीं है। इसे हम ऋणात्मक ओवरफ्लो कहते हैं। ऋण 1 ऋण 2 की घात ऋण 24 से कमतर ऋणात्मक संख्याएं, ये संख्याएं कहलाएंगी ऋणात्मक अंडरफ्लो। इस संख्या से अधिक ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक अंडरफ्लो। 0.5 गुणित 2 की घात ऋण 128 से कमतर धनात्मक संख्याएं, और धनात्मक ओवरफ्लो 1 ऋण 2 की घात ऋण 24 गुणित 2 की घात 127 से अधिक धनात्मक संख्या। समस्त व्यावहारिक तंत्रों में शून्य के निरूपण के लिए एक विशिष्ट बिट संरचना होती है, बिट पैटर्न होता है। अब परिष्कृत संख्यात्मकोन्मुखी प्रोग्राम्स के लिए, परिष्कृत यानी सोफिस्टिकेटेड, और यह शब्द मैंने गढ़ा है, संख्यात्मकोन्मुखी यानी न्यूमेरिकली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए और पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, हार्डवेयर से स्वतंत्र रखने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE ने 1985 में एक मानक परिभाषित किया जिसे हम कहते हैं IEEE 754। और ये IEEE संस्था बहुत ही अत्यधिक प्रचलित प्रसिद्ध संस्था है। कई मानक इन्होंने बनाए, ये बहुतायत में स्वीकृत एवं अपनाया गया है और अधिकतर आधुनिक प्रोसेसर्स और को प्रोसेसर्स में इसका प्रयोग होता है। और यह मानक दोनों 32 बिट यानी एकल सटीकता और दोहरा 24 बिट दोनों प्रारूपों को परिभाषित करता है। दोनों प्रारूपों में 0 बिट चिन्ह बिट है और क्रमशः 8 बिट्स एवं 11 बिट्स के घातांक है, यानी 32 बिट के लिए 8 बिट का घातांक और 11 बिट है दोहरा 64 बिट के लिए घातांक, और आधार तो 2 माना ही गया है। इस मानक में 2 संवर्धित प्रारूप है यानी एक्सटेंडेड फॉर्मेट, एकल एवं दोहरा। सटीकता एवं सीमा के संवर्धन के लिए यानी बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन के लिए संवर्धित प्रारूपों में, एक्सटेंडेड फॉर्मेट्स में मानकांश क्षेत्र यानी मेंटेसा फील्ड और घातांक क्षेत्र यानी एक्सपोनेंट फील्ड में अतिरिक्त बिट्स होती हैं। लेकिन वास्तविक प्रारूप कार्यान्वयन पर निर्भर करता है ना, इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। ये है इसका कुछ गुणधर्म मापदंड के अनुसार। जैसे इसमें देखिए, एकल सटीकता सिंगल प्रिसीजन में बिट्स की संख्या है 32, दोहरी सटीकता में 64, और एकल संवर्धित यानी सिंगल एक्सटेंडेड इसमें बिट्स की संख्या 43 से अधिक या बराबर होना चाहिए। दोहरा संवर्धित यानी डबल एक्सटेंडेड में बिट्स की संख्या 79 से अधिक या बराबर होना चाहिए।
मानकांश बिट्स क्या है, कितनी है, इसमें 23 है, इसमें 52 है, इसमें 31 से अधिक या बराबर, इसमें 63 से अधिक या बराबर होना चाहिए। घातांक बिट्स इसमें 8 है, इसमें 11 है। इस तरह से घातांक का पक्षपात यानी बाह्य मानक के अनुसार 127 है, इसमें मानक के अनुसार 1023 है। तो न्यूनतम घातांक इसमें कितना होगा, ऋण 126, इसमें ऋण 1022। अधिकतम घातांक धन 127 और इसमें 1023। आप देख लीजिए, ये 254 है तो इधर 2046 है। और मानकांशों की संख्या बहुत है, 2 की घात 23 और ये 2 की घात 52, बहुत बड़ी संख्या होती है। और दशमलव संख्या सीमा 10 की घात ऋण 38 से 10 की घात धन 38 और 10 की घात ऋण 308 से 10 की घात धन 308, बहुत बड़ी संख्या होती है। यहां पे जो लाल रंग में जो क्रॉस का निशान बना है, इसका मतलब है कि इनका उल्लेख नहीं किया गया, जैसे ये स्टैंडर्ड में, मानक में इनका उल्लेख नहीं है। और जो पाइथन 3 मैं उपयोग में ला रहा हूं 64 बिट लाइनेक्स में, उसमें चर बिंदु वास्तविक संख्याएं 64 बिट दोहरी सटीकता की होती है और उसमें सीमा है, देखिए 10 की घात धन 308, यानी ये वाली बहुत ही बड़ी संख्या है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यवहारिक रूप से अंकों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम देखेंगे अगले प्रोग्राम में, मैं इसका प्रदर्शन करूंगा कि एक सीमा के पश्चात पाइथन 3 समस्या उत्पन्न करने लगता है। इसके अलावा अक्षर श्रृंखला, बूलियन, अक्षर श्रृंखला के लिए आंतरिक नाम है str यानी स्ट्रिंग, और बूलियन के लिए है बूल। पिछले किसी वीडियो में इनकी दोनों की चर्चा की जा चुकी है। अब बूल भी या तो ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य होता है, लेकिन आंतरिक निरूपण उसका सत्य के लिए 1 और असत्य के लिए 0 होता है, यानी सांख्यिक संख्या होती है ये 0 और 1। इसलिए ये किसी भी गणितीय गणनाओं में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसको भी मैं प्रदर्शित अगले वीडियो में करूंगा। अब आती हैं मिश्र संख्याएं। यहां मैं लिखना भूल गया, यहां मुझे मिश्र संख्याएं लिखना था, कोई बात नहीं। वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में, रियल पार्ट, धन, इमेजिनरी पार्ट और जे यहां पे वर्गमूल ऋण 1 को प्रदर्शित करता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या मिश्र संख्याओं में जैसे हम आई जिसे लिखते हैं, प्रायः गणित में लोग लिखते हैं वर्गमूल ऋण 1। लेकिन कदाचित ये जे के प्रयोग करने का कारण ये होगा क्योंकि मैंने भी देखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जब हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट लिखते हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल आई का प्रयोग करते हैं। कदाचित वह उससे संदेह उत्पन्न न हो, इसलिए जे का प्रयोग करते होंगे। तो पाइथन में इमेजिनरी पार्ट मिश्र संख्या का निरूपित करने के लिए जे का प्रयोग करते हैं। तो रियल भाग धन, इमेजिनरी भाग जे, या रियल भाग ऋण, इमेजिनरी भाग जे, इसका प्रयोग करते हैं। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स या मिश्र संख्याएं पाइथन में किस तरह से पढ़ सकते हैं और कैसे वो प्रिंट की जा सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।